नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA तृतीय वर्ष में विषय इतिहास में भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत का संविधान उन कठिन परिस्थितियों में बनाया गया था जिस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था। हमारे देश में अंग्रेजों की सत्ता थी और अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। भारत में हॉलोकॉस्ट जैसे हालात थे, सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। फिर भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर भारत का एक ऐसा संविधान रचा जो सदियों सदियों तक देश के संचालन में कामयाब होगा। और इस संविधान से भारत के तमाम नागरिकों को तमाम सुविधाएं भी प्राप्त होगी। अब देखिए, भारतीय संविधान की मौलिक विशेषताओं में पहला है लिखित एवं निर्मित संविधान। अर्थात संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। विश्व के कई देशों का संविधान मौखिक है तो कई देशों का संविधान लिखित है, लेकिन हमारे देश का संविधान एक लिखित संविधान है। हर बात को अनुच्छेद व धाराओं में स्पष्ट किया हुआ है और उसमें तमाम तरह की बातों को समावेश किया हुआ है। ब्रिटेन जैसे देश का संविधान अलिखित संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भारतीय संविधान सभा ने जब हमारा संविधान बनाया था तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 धाराएं, 22 भाग, 9 अनुसूचियां बनाकर पूर्ण किया था। समय के साथ साथ संविधान में भी आवश्यकता अनुसार बदलाव हुआ, संविधान संशोधन हुआ, जो आज भी संविधान देश को चलाता है। फिर है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। तो देखिए, भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। भारतीय संविधान को जनता द्वारा निर्मित संविधान कहा गया है, क्योंकि इसके निर्माण में संविधान सभा के सदस्यों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया था। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान का निर्माण भारतीय जनता ने किया है और जनता ने ही उसे अधिनियमित तथा अंगीकृत है वो किया है। इसका तात्पर्य यह है कि इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति जनता को प्रदान की गई है और यह किसी अन्य देश या किसी अन्य बाह्य शक्ति की कृति नहीं है,
जैसा कि 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था, जिसका निर्माण भारत के लिए ब्रिटिश संसद ने किया था, लेकिन वर्तमान में जो हमारा संविधान है इसका निर्माण ब्रिटेन द्वारा नहीं अपितु भारतीयों द्वारा है वो किया गया था। अनेक आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की कृति नहीं माना जा सकता, क्योंकि संविधान सभा का निर्वाचन न तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ और न ही संविधान के प्रारूप को जनता के समक्ष अनुसमर्थन के लिए ही रखा गया था। हमारा संविधान हमें पूर्ण प्रभुसत्ता दिलाने में कामयाब है वो हुआ है। अगला है विशाल और व्यापक संविधान। देखिए, हमारा संविधान एक विस्तृत और व्यापक संविधान है। इस संविधान में 395 धाराएं, 9 सूचियां हैं। यह 22 भागों में विभाजित हैं और इसका प्रकाशन प्रायः 292 पृष्ठों में है वो हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने ठीक ही कहा है कि यह संविधान विश्व के अन्य समस्त विधानों से विस्तृत है और इसकी तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7, नेपाल के संविधान में 74 और चीन के संविधान में 30, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 146 और रूस के संविधान में 146, कनाडा के संविधान में 147, जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 135 धाराएं हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर 395 धाराओं में लिखा गया है, जो विश्व का सबसे विशाल संविधान माना जाता है। हमारे भारतीय संविधान की विशालता एवं व्यापकता की आलोचना करना ठीक नहीं है। प्रोफेसर इकबाल नारायण ने लिखा है कि हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान की भांति न केवल सरकार के मुख्य अंगों की मोटी रूपरेखा और उसके संचालन संबंधी मोटी मोटी बातें ही दी गई हैं, बल्कि इसमें इन मोटी मोटी बातों के साथ साथ वे सभी छोटी छोटी और बारीक बातें भी हैं, जो सरकार के संचालन और देश की गंभीर समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। इस तरह हमारा संविधान एक सुव्यवस्थित और विशाल व्यापकता का समावेश किया हुआ संविधान माना जाता है। फिर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, अर्थात संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, अर्थात जिस पर किसी दूसरे देश की सत्ता नहीं होगी। इसकी समस्त शक्तियां इस देश के जनता में निहित होगी और जनता का शासन होगा, और इस देश का जो मुखिया है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। अब देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है और इसका शासन स्वयं जनता द्वारा या उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होगा। वे प्रतिनिधि जनता के स्वामी न होकर सेवक होंगे और भारत का गणतंत्रवादी स्वरूप
इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर राज्य को धर्मों से परे कर दिया है और संविधान के निर्माता धर्म विशेष को राजनीति के साथ मिश्रित करने के दुष्परिणामों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष का आदर्श है वो अपनाया था। क्योंकि भारत एक विविधता वाला बहुधार्मिक राष्ट्र माना जाता है, इसलिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान को धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाने की कोशिश की थी। अगला है संसदीय प्रणाली। तो देखिए, शासन के विभिन्न अंगों के बीच कार्यों के विभाजन के आधार पर सरकार के दो रूप होते हैं। नंबर 1 संसदीय शासन व्यवस्था और नंबर 2 अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा विस्तृत होता है, तथापि वह केवल संवैधानिक अध्यक्ष हैं। व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री शासन का वास्तविक प्रधान माना जाता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व उसके मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। संविधान में मंत्री परिषद को संसद, विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी माना गया है और लोकसभा के विश्वास पर्यंत तक ही मंत्री परिषद आसीन रह सकती है। मंत्रिमंडल ये उत्तरदायित्व सामूहिक है और संसदीय प्रणाली के वृहद सिद्धांतों को संविधान में लिखा गया है, लेकिन उसके कार्यकरण से संबंधित अधिकांश नियमों के संबंध में यह आशा व्यक्त की गई है कि उनका विकास स्वतः परंपराओं के रूप में है वो हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाते हुए अध्यक्षात्मक पद्धति के कतिपय तत्वों को अंगीकृत किया गया है, जैसे राष्ट्रपति के आदेश पर मंत्रियों के हस्ताक्षर नहीं होंगे और संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनः उसके विचारार्थ लौटा सकता है। संसद की सर्वोच्चता को सीमाबद्ध कर दिया गया है तथा न्यायपालिका को शासनांगों से पृथक एवं स्वतंत्र रखकर शक्ति पृथक्करण भी किया गया है। इसके अलावा हमारा संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण माना जाता है। देखिए, लचीला संविधान वह होता है जिसमें विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया द्वारा संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। मतलब उसमें आसानी से संशोधन होता है, तो वह संविधान है वो कैसा माना जाएगा? लचीला। जबकि कठोर संविधान जो होता है उसमें संशोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में रहता है। तो लचीले संविधान का विश्व में उदाहरण ब्रिटिश संविधान है और कठोर संविधान का उदाहरण विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है।
लेकिन हमारे देश भारत का संविधान लचीलेपन व कठोरता का समन्वय लिए हुए हैं। अर्थात संविधान में जो कुछ ऐसे संशोधन हैं जिन्हें आसानी से संशोधित किया जा सकता है और कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है, वो पड़ती हैं। इसके अलावा एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था। तो देखिए, भारतीय संविधान एक संघात्मक गणराज्य की स्थापना करता है, अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। हालांकि संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और संघ शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का जानबूझकर प्रयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि संविधान में किस शब्द का उल्लेख है, तो संघ शब्द का प्रयोग नहीं है। संघ की जगह क्या लिखा हुआ है? यूनियन। यूनियन शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली की सभी मौलिक विशेषताएं विद्यमान हैं। उदाहरण के रूप में केंद्र तथा संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा, लिखित संविधान और उसकी सर्वोच्चता और संविधान के व्याख्याता तथा संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, दुष्परिवर्तनशील संविधान तथा दोहरा शासन तंत्र हैं। संविधान निर्माता संघ राज्य की दुर्बलताओं से सुपरिचित थे। एक सुदृढ़, स्थायी तथा शक्तिशाली शासन की पृथकतावादी प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ा था। इस तरह हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जैसे किसी राष्ट्र में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें दोहरी नागरिकता है। जबकि कनाडा, म्यांमार के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और भारत में संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। वस्तुतः उन्होंने पृथकतावादी शक्तियों को कुचलने के लिए भारत की अखंडता को शुरू रखने के लिए उन्होंने एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया था। इसके अलावा न्यायपालिका की सर्वोच्चता सहित संसदीय प्रभुता, अर्थात भारतीय संविधान में एक और तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता बताई गई है, तो दूसरी ओर संसद की प्रभुता को भी बनाए रखा गया है। इस प्रकार संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। डी बसु के शब्दों में भारतीय संविधान अद्भुत ढंग से अमेरिका के न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धांत तथा इंग्लैंड की संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाता है। इंग्लैंड में व्यवस्था विकास सर्वोच्च है तथा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका को संविधान का रक्षक और अभिभावक है वो माना गया है। तो इस तरह से हमारा संविधान पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप छोड़ता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में
उन सब तत्वों का समावेश किया था जो हमारे संविधान को एकता अखंडता के रूप में लंबे समय तक रख सके। धन्यवाद।